हेलो स्टूडेंट, आई एम शहजाद खान। और जैसा कि आई एम शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज सागर। और आप लोग मेरी वीडियो को मुझे उम्मीद है कि जो मैं कॉमर्स की आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको बहुत सारी नॉलेज इन वीडियो से हो जाएगी। आप लोग इस जो DIS महोदय का जो चैनल है शाहजहाँपुर ऑनलाइन पाठशाला, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझको उसका फ़ायदा पहुँचेगी, मेरी इच्छा है। तो कल मैंने जैसे कि आपको पुस्तपालन एवं लेखांकन की कुछ शब्दावली में कुछ वर्ड बताए थे, लगभग 15 वर्ड आपको कल बता दिए थे। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो यहाँ पर कुछ वर्ड रह गए थे जो आपके कॉमर्स में यूज होते हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है जीवित स्टॉक। जीवित स्टॉक का मतलब है इसे लिव स्टॉक भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जीवित स्टॉक का सीधा सा मतलब होता है कि बहुत सी कंपनियां या बहुत से व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें हमारी हॉर्स पावर होती है, यानी घोड़ा गाड़ी होती है। जब घोड़ा गाड़ी होगी तो घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए घोड़े भी होंगे उसके पास, या पशु भी होंगे। तो पशुओं का, घोड़ों का जितना भी स्टॉक होता है उसे हम जीवित स्टॉक, क्योंकि उसमें लिविंग है, इनमें जान है, इसलिए उसे जीवित स्टॉक कहा जाता है, लिव स्टॉक कहा जाता है। दूसरा आता है मृत स्टॉक, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जिसमें जान ना हो, लिविंग ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मृत स्टॉक कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इनमें कोई जान नहीं होती, इसलिए इसका स्टॉक जो होता है वो डेड स्टॉक होता है, डेड स्टॉक होता है। इसके बाद आता है ऋणी एवं धनी। आपको अगर देखें पूरी कॉमर्स में आप अकाउंट जितना भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दो वर्ड का ज़्यादा यूज होगा, एक ऋणी, एक दूसरा धनी। इंग्लिश में इसे कहेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वैसे अगर देखें ऋणी और धनी का मतलब, तो यहाँ पर कोई भी अकाउंट जब बनाते हैं हम, तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। अगर ये देखें मेरा दायां पक्ष है और उधर मेरा बायां पक्ष है, तो जो ये बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष जो होता है वो आपका ऋणी यानी कि डेबिट होता है, और जो दायां पक्ष होता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। अब दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पर भी ऋणी है अथवा इसे देनदार भी कहते हैं। अगर डेबिट की फुल फॉर्म की बात करते हैं, DR को शॉर्ट में, डेबिट को शॉर्ट में DR लिखा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म अगर कहते हैं हम तो डेटर्स होती है, यानी कि ऋणी को हम देनदार भी कहते हैं। अब ये देनदार कौन होता है? देनदार ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर हमारा कर्ज है, कुछ टाइम के बाद वो हमें पैसे देने आएगा, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमारा देनदार होता है। सपोज कर लीजिएगा रवि को मैंने 5000 रुपये का उधार माल बेचा और 3 महीने के बाद उसे पेमेंट देना, इट मीन्स वो 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट देने आएगा, तो वो मेरा देनदार है। उसी को हम इंग्लिश में डेटर्स कहते हैं और इसे हम डेबिट या DR कहते हैं। इसके बाद आता है ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर्स, और हिंदी में इसे लेनदार कहते हैं। अब लेनदार जस्ट देनदार से उल्टा होता है, यानी कि मैंने अभी किसी को माल बेचा था तो मुझे पैसे कुछ समय के बाद देने आएगा अगर उधार बेचा है। ऐसे ही मैंने अरविंद से 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा, या अरविंद से मैंने 20,000 रुपये उधार लिए और ये प्रॉमिस किया उसे कि 3 महीने के बाद मैं आपका पेमेंट दे दूँगा। तो अब मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट देना है, यानी कि वो मुझसे पेमेंट लेने आएगा। जब हमसे जो लोग पेमेंट लेने आएंगे, इट मीन्स उनका कर्ज हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर जब किसी का कर्ज होता है हमारे बिजनेस के ऊपर, तो वो व्यक्ति कौन होता है? लेनदार होता है, क्रेडिटर्स होता है, और इसी शॉर्ट में CR लिखा जाता है। इसी को यानी कि धनी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिविष्टि। प्रिविष्टि का मतलब होता है एंट्री। जब भी हम बिजनेस में कोई लेन देन करते हैं तो उन लेन देनों को एक प्रॉपर तरीके से, एक सही ढंग से, सही पुस्तक में, उचित पुस्तक में लिखना जो कहलाता है वो एंट्री करना कहलाता है। जैसे हम 36 की पहली पुस्तक जो होती है वो नामचा होती है, और पुस्तक
खांचे में हम एंट्रियाँ करते हैं, प्रविष्टि कहते हैं उसे। इसके बाद आता है खाता। खाते को इंग्लिश में अकाउंट्स कहते हैं। अब खाता क्या होता है समझ लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिएगा एंट्री जो होती है वो तो डे बाय डे होती है। जैसे आज की डेट में हमने जितने भी लेन देन करें उसे आज की डेट में लिखेंगे, कल की डेट में जितने लेन देन करेंगे वो कल की डेट में लिखेंगे, नेक्स्ट डेट के लेन देन। अब हम मान लेते हैं कि आज की डेट में हमने 10,000 रुपये का गुड्स बेचा, कल हमने 20,000 का गुड्स बेचा, परसों हमने और 20,000 का गुड्स बेचा। तो ऐसे हमें एक साल के बाद ये भी पता करना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुई। अब लाभ हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमने टोटल एक साल में माल खरीदा कितने का है। सपोज कर लीजिए हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा था एक साल में और इस माल को बेच दिया 60,000 रुपये में। अब खरीदने में कुछ खर्चे भी हुए 2,000 रुपये, तो हमें 50 वाला 52 यानी कि 52,000 रुपये का पड़ा और उसे 60,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 रुपये का। अब आप यहाँ पर ध्यान रखें ये आपकी जो एंट्री बनती है, जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसमें डे बाई डे एंट्री है। तो आप एक विक्रय खाता ओपन करेंगे, विक्रय खाता बनाएंगे और विक्रय खाते में जितनी भी विक्रय से संबंधित प्रविष्टियाँ हैं उसको एक जगह पर लिख देंगे। अब विक्रय खाता अपनी सारी जो है नकद एवं उधार बिक्री का टोटल आपको बता देगा कि एक साल में कितनी बिक्री हुई है। ऐसे ही क्रय खाता हमें उधार और नकद बिक्री का टोटल बता देगा कि एक साल में हमने क्रय किया गया। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि राम से आपने 4 बार उधार माल खरीदा, तो राम का खाता ये बनाकर ये देख लेंगे कि राम को कुल पेमेंट आपको कितना देना है। मोहन को उधार बेचा 4 बार, तो सारी प्रविष्टियाँ मोहन के खाते में करके ये बता दें, ये देख लेंगे कि मोहन से कितना पैसा लेना है। कहने का मतलब खाता वो स्थान है जिसमें पर्टिकुलर किसी भी खाते से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ, यानी किसी भी खाते से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी एंट्रीज हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगा। इसके बाद आता है कमीशन। कमीशन क्या होता है? जब भी हम विक्रय जो है एजेंट के थ्रू, अभिकर्ताओं के थ्रू माल बिकवाया करते हैं, तो उन एजेंटों को कुछ हमें पेमेंट करना पड़ता, पैसे देना पड़ते हैं। जैसे बिक्री की 5% हमने उन्हें पैसे दे दिया, तो उनको जो बिक्री के ऊपर 5% दिया है उसको क्या करेंगे? कमीशन करेंगे। यह आता प्रमाणक। प्रमाणक क्या होता है? वाउचर। सपोज कर लीजिए हमने कहीं से माल खरीदा, अब हमने माल को अपनी फैक्ट्री में रख दिया आपने, तो क्या प्रूफ है कि हमने ये कितने रुपए का माल खरीदा है और कहाँ से खरीदा? तो उसके लिए हमें जो विक्रेता होता है एक कैश मेमो पर एक बिल बनाकर दे देता है या बीजक एक बनाकर दे देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाउचर। जिससे उस माल को खरीदने का, उस माल को बेचने का प्रमाण हो जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रमाण पत्र, जिससे मिलान हो जाए। इसके बाद आता आगम। आगम का मतलब है रिवेन्यू। एक पर्टिकुलर ईयर में आपके पास जितना विक्रय से या जितना इनकम से जो पैसा आया है उसे हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू। और खरीदने पर और व्यय में जितना खर्चा हुआ है उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंसिव, यानी कि व्यय। अब आगम हुआ है आपके पास 5 लाख रुपए का और व्यय हुआ है आपका 4 लाख रुपए। अगर आगम व्यय से ज़्यादा है तो आपकी कंपनी को लाभ हुआ है, जिसे हम आय भी कह सकते हैं। अगर व्यय ज़्यादा हो गया और आगम कम हुआ, जैसे आपके व्यय हो गए 6 लाख रुपए और आगम हुआ है केवल 5 लाख रुपए का, इट मीन्स आपका जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गया, तो उसे हम हानि कहेंगे, यानी कि लॉस, या उसे हानि कह सकते हैं या लॉस। इसके बाद ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि जब रेवेन्यू ज़्यादा हो, व्यय कम हो, तो आपको प्रॉफिट या इनकम होती है, और जब व्यय ज़्यादा हो जाए, आगम कम हो जाए, तो लॉस या हानि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, आई थिंक ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। बार बार आप मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको ऐसे ही ये वर्ड याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। आपको सीखने हैं वर्ड का मीनिंग समझना है, इनका अर्थ समझना, आखिर होते क्या है, आपको रखने नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक चलेगा वो चलेगा अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कि लेखांकन की प्रक्रिया, या इसे हम अकाउंटिंग साइकिल यानी कि लेखांकन चक्र भी कह सकते हैं। तो अब लेखांकन की प्रक्रिया हमारी कैसे शुरू होती है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था
कि लेखांकन तभी स्टार्ट होता है जब कोई हम लेन देन करें, जब कोई सौदा करें और जब कोई लेन देन करेंगे तो उस लेन देन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी नियम के तहत, किसी सिद्धांत के तहत आपको उसे कहीं ना कहीं प्रविष्ट करना पड़ेगा, लेखा करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी जो लेखांकन प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? सौदा, सौदे को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजैक्शन, या इसे हम कहते हैं लेन देन। अब लेन देन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेन देन का मतलब होता है, देखिए व्यापार जो होता है, व्यापार होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ के उद्देश्य से करना व्यापार है। और जब वस्तुओं का क्रय विक्रय आपने किया तो ये क्रय विक्रय दो लोगों के बीच में हुआ होगा, एक तो रिसीवर होगा यानी कि पाने वाला और एक देने वाला होगा। तो एक रिसीवर और एक देने गिवर, इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहेंगे? सौदा या ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने रवि को 5,000 रुपये का माल बेचा, तो माल को रवि पाने वाला है, मैं देने वाला हूँ। मोहन से मैंने 2,000 रुपये, मोहन से मुझे 2,000 रुपये प्राप्त हुए, तो मैं पाने वाला हूँ, मोहन देने वाला है। मैंने बैंक से 5,000 रुपये निकाले, मैंने बैंक में 2,000 रुपये जमा किए, मैंने बिजनेस से घर के खर्चों के लिए पैसे निकाले, तो यहाँ सब जगह एक पाने वाला व्यक्ति और एक देने वाला। तो दो लोगों के बीच में वस्तुओं का क्रय और रोकड़ का या संपत्तियों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सौदा कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं। अब जब लेन देन होगा तो उस लेन देन को सबसे पहले जिस बुक में प्रविष्टि की जाती है, जिस बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक को क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं। जैसा कि रोजनामचा नाम से अपने पता चल रहा, रोज, रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, और नामचा मतलब लिखना। तो प्रतिदिन प्रविष्टियाँ करना, यानी कि रोजनामची में जो है दिन प्रतिदिन लेखे किए जाते हैं। आज हमने जितने भी लेन देन करे हैं तो उसका लेखा आज कर दिया जाता है, कल जितने लेन देन करेंगे उसका लेखा कल करेंगे, परसों जितने लेन देन करेंगे उसका लेन देन अगले दिन करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? रोजनामचा कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम रोजनामचा यानी कि जर्नल। अब जर्नल के बाद अभी मैंने आपको बताया कि जर्नल में जो लेखे होते हैं वो दिन प्रतिदिन होते हैं, यानी कि पर डे की होती है, डेट बाई डेट होती है। अब हमारा जब 1 साल कंप्लीट हो जाता तो 1 साल बिजनेस का जो उद्देश्य था वो लाभ कमाना था, तो हमें ये देखना होता व्यापार में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी सेल्स कितनी है, हमें ये पता होना चाहिए हमने माल खरीदा कितना था। तो रोजनामचे में क्योंकि 1 साल में ये कई बार माल खरीदा गया होगा, कई बार बेचा गया होगा, तो अलग अलग डेट में अलग अलग एंट्रियाँ होती हैं। इन सारी एक जैसी एंट्रियों को, जैसे क्रय से संबंधित जितनी भी एंट्री है वो क्रय आप रोजनामचे से उठाकर एक जगह पर उसका कलेक्शन कर लेते हैं, एक जगह पर उसे इकट्ठा कर लेते हैं, और जिस जगह पर इसको इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? खाता बही यानी कि लेजर। जैसे एक लेजर हम क्रय का बनाएंगे तो क्रय में जितने भी नकद क्रय और उधार क्रय है उनका लेखा कर दिया जाएगा। विक्रय का खाता बनाएंगे तो विक्रय का उधार क्रय और नकद क्रय का लेखा कर दिया जाएगा। राजेश का खाता बनाएंगे तो राजेश से संबंधित जितने भी लेखे हैं वो राजेश के खाते में हो जाएंगे, मोहन से संबंधित जितने हैं मोहन के खाते में हो जाएंगे, ऐसे रोकड़ से संबंधित जितने भी लेखे हैं रोकड़ खाते में हो जाएंगे, ऐसे पूंजी से संबंधित जितने लेखे हैं वो पूंजी खाते में। तो इन सब खातों को अगर एक नाम से बोलें तो उसे क्या कहेंगे? खातों के बंडल को, खातों के वंश को क्या कहेंगे? हम खाता बही या लेजर। इसके बाद आता है तलपट। अब आपने लेजर बनाया तो लेजर को बनाने से आप लेजर का टोटल करते हैं, टोटल करके उसका बैलेंस निकालते हैं, उसका अंतर निकालते हैं। उसके बाद आपने को ये देखना है कि आपने सौदे को रोजनामचे में रिकॉर्ड करा था, फिर उससे लेजर बनाया था। अब रोजनामचे में रिकॉर्ड करने से या लेजर बनाने में जो लेजर का टोटल करा था, जो लेजर का बैलेंस निकाला था, इसमें कोई अंकगणितीय अशुद्धि तो नहीं हो गई है, इसकी जांच करने के लिए हम बनाते हैं तलपट। क्या बनाते हैं? तलपट, ट्रायल। ट्रायल बैलेंस केवल अंकगणितीय जांच करता है, संपूर्ण जांच यानी कि तलपट जो है हमारी शुद्धता का पूर्णता परिणाम नहीं है, बल्कि इससे अशुद्धियाँ जो अंकगणितीय अशुद्धियाँ हैं वो जांच हो जाती है। इसके बारे में हम जब तलपट पढ़ेंगे तो आपको विस्तार
से पढ़ेंगे। इसके बाद तलपट जब बन जाता है तो तलपट के बाद फिर हमें बनाने होते हैं अंतिम खाते। जैसा कि नाम से पता चल रहा, अंतिम खाते किसी भी वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। जैसे आपका वर्ष 1 जनवरी से आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू, लेखांकन वर्ष शुरू होता है, तो वर्ष का अंत जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा। अगर आपका अकाउंटिंग वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है तो आपका जो होगा वो अगले वर्ष 31 मार्च को होगा, 31 मार्च को। तो अंतिम खाते बनाने का उद्देश्य क्या होता है? 1 साल के बाद व्यापारी ये जानना चाहता है कि हमें कितना व्यापार में लाभ हुआ है या कितना हानि हुई है। इसके साथ साथ उसे ये भी जानना है कि मेरे व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर कर्ज, लोगों का कर्ज जो है वो ज़्यादा हो गया हो और मेरी संपत्तियाँ कम की रह गई हैं, ये ऐसा तो नहीं हो रहा व्यापार में। तो इसकी जांच जो होती है वो आर्थिक चिट्ठे से होती है। तो इसमें 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता होता है व्यापार खाता, दूसरा खाता होता है लाभांश खाता और तीसरा खाता होता है आर्थिक चिट्ठा। तो पहला खाता व्यापार खाता, व्यापार खाते से भी हम लाभ निकालते हैं, लेकिन इससे जिस लाभ की गणना होती है उसे सकल लाभ या कुल प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ कहते हैं, और दूसरा इसे कुल लाभ या टोटल प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा आता है लाभांश खाता। लाभांश खाते से भी लाभ या हानि की गणना होती है, लेकिन इससे जो प्रॉफिट निकलता है उसे शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा हम ये भी समझ लें। देखिए सकल लाभ निकालने जब जो निकाला जाता है उसमें हमारा जो आगम है उसमें से केवल प्रत्यक्ष व्ययों को घटाया जाता है, तो जो लाभ आता है वो सकल लाभ आता है। लेकिन जब उसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों व्ययों को घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो जो लाभ आता है वो शुद्ध लाभ होता है। शुद्ध लाभ में कोई भी खर्चा शामिल नहीं रहता, सारे खर्चे माइनस हो चुके होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय भी और अप्रत्यक्ष व्यय भी। लेकिन जो सकल लाभ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें केवल आपके प्रत्यक्ष व्यय माइनस होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय भी माइनस नहीं हुए होते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब अंतिम खाते आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हम व्यापार खाता में जो प्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं। इसके बाद हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना होता है। तो आर्थिक चिट्ठे को बनाकर हम ये देखा करते हैं कि हमारे व्यापार में संपत्तियां कितने की हैं और दायित्व कितने के हैं। तो यहाँ पर इसके 2 पक्ष हुआ करते हैं, एक पक्ष होता है दायित्व पक्ष और दूसरा पक्ष होता है संपत्ति पक्ष। दायित्व पक्ष में हम सारी दायित्वों को लिखा करते हैं, और दायित्व हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, या जिसे हम कहेंगे कैपिटल और लाइबिलिटी। कैपिटल वो होती है जो मालिक ने पैसा लगाया है उसे कैपिटल कहेंगे, वो भी दायित्व पक्ष में लिखा जाता है, और जो बाहरी लोगों से रुपया उधार लिया है उसे लाइबिलिटी या दायित्व कहते हैं, वो भी दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। क्योंकि हमने जितनी भी संपत्तियां खरीदी होती हैं वो या तो अपने पैसे से खरीदी होती है या दूसरों से उधार लेकर, तो इन दोनों का जो टोटल होता है वही हमारी संपत्ति का टोटल होता है। और संपत्तियों में थोड़े से मैं नॉलेज दे देता हूँ। जैसे आपके पास कैश है, नगद पैसा है, वो भी आपकी संपत्ति है। बैंकों में जो पैसा जमा है वो भी आपकी संपत्ति है। बिल्डिंग है आपके पास, जमीन है, मशीन है, फर्नीचर है, और आपका रुपया दूसरों के ऊपर है, ये सब आपकी संपत्ति हुआ करती है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब कल से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में सबसे पहले रोजनामचा आपको पढ़ाऊंगा, और रोजनामचा बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है या जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, या आप समझ लीजिएगा ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसे आपको समझ के पढ़ना है, और बहुत ईजी तरीके से पढ़ना, बहुत ईजी सब्जेक्ट। तो आपको रोजनामचा पढ़ाया जाएगा, फिर खाता बही, फिर तलपट, फिर अंतिम खाते। ये अकाउंट का बेस होता है, और इतना ज्ञान आपको हर हाल में होना चाहिए। 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए तलपट तक का सिलेबस है, और 9, 10 में अंतिम खाते भी है। तो ये 6 क्लास मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, जिससे ये 6 क्लास के बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा इसका, और 7 क्लास के बच्चों को भी, 8 क्लास के, 9, 10 को भी, और 11, 12 को भी, बल्कि मैं कहूँगा कॉमर्स के सारे स्टूडेंट को ये मेरे जो इतनी चीज़ें हैं ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे कमेंट्स करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से पढ़िएगा, बार बार देखिएगा। आपको ये अकाउंट्स बहुत